नमस्कार। कभी सोचा है अगर पैसा ना होता तो दुनिया कैसी चलती? बड़ा मुश्किल सवाल है। आज तो हम फटाफट ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, है ना? हाँ। पर सोचिए पहले जमाने में। हाँ, पहले था बार्टर सिस्टम, मतलब सामान के बदले सामान। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है पर था नहीं। मान लीजिए आपको जूते चाहिए और मेरे पास गेहूं है। ठीक है। अब मुझे कोई ऐसा ढूंढना होगा जिसे मेरा गेहूं चाहिए और उसके पास मेरे नाप के जूते हों। बिल्कुल। इसी मुश्किल को कहते हैं जरूरतों का दोहरा संयोग, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। उफ, कितना मुश्किल रहा होगा। और ये तो बस एक दिक्कत थी। इसमें चीजें ढूंढने और लेन देन करने में टाइम और मेहनत बहुत लगती थी। हाँ, और जैसे फल सब्जी हैं वो तो जमा करके भी नहीं रख सकते। सही कहा, खराब हो जाती थी। स्टोरेज की दिक्कत, और फिर कोई एक काम में माहिर कैसे बनता? मतलब मान लो कोई सिर्फ अच्छे जूते बनाता है, उसे हमेशा जूते के बदले अनाज तो नहीं चाहिए होगा ना। हाँ, ये बात भी है। तो यहीं से जरूरत पड़ी एक ऐसी चीज की हाँ, जिसे सब माने, जो वैल्यू बता सके, जिसे हाँ, रखा जा सके। हाँ, यानी मुद्रा या पैसा। तो आज हम इसी पैसे के सफर को समझने वाले हैं। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं जिनसे हम जानेंगे कि पैसा क्या है, ये काम कैसे करता है, इसका रूप कैसे बदला। चीजों से लेकर डिजिटल तक, है ना? हाँ। और भारत में आजकल क्या चल रहा है? हमारा मकसद है पैसे की कहानी को थोड़ा आसान बनाना। बार्टर की मुश्किलों से लेकर आजकल की यूपीआई तक, और वो जो भारी भरकम शब्द हैं, फियाट मनी, लीगल टेंडर। हाँ, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल। तो चले इस ज्ञान यात्रा पर। सबसे पहले ये पैसा आखिर करता क्या है, इसके काम क्या है? देखिए, पैसे के मोटे तौर पर 3 तरह के काम हैं। पहला है प्राथमिक काम, सबसे बेसिक। जैसे? इसमें 2 चीजें, एक तो विनिमय का माध्यम, मतलब हाँ। आप पैसे देकर कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, खरीदना बेचना आसान हो गया। और दूसरा मूल्य का मापक, यानी पैसा बताता है कि कौन सी चीज कितनी कीमती है। जैसे ये चाय 15 रुपए की, वो गाड़ी 15 लाख की। ठीक है, लेन देन और कीमत बताना। और क्या? दूसरा है सहायक काम। इसमें आता है मूल्य का संचय करना, मतलब सेविंग। हाँ, आप पैसे बचाकर रख सकते हैं, ये अनाज की तरह सड़ेगा नहीं। सही। फिर है मूल्य का स्थानांतरण, पैसा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। बैंक ट्रांसफर वगैरह। और तीसरा, जिसे कहते हैं आस्थगित भुगतान, यानी डिफर्ड पेमेंट्स। ये क्या है? भविष्य में पेमेंट करना, जैसे हम ईएमआई भरते हैं ना, वो इसी वजह से मुमकिन है। अरे हाँ, ये ईएमआई वाला पॉइंट तो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। और तीसरा है प्रासंगिक कार्य, जो आज की कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के लिए जरूरी हैं। जैसे ये पूरे फाइनेंशियल मार्केट का आधार है, शेयर बाजार, लोन, बीमा, सब पैसे से ही चलता है। फिर उत्पादन के साधन जुटाना, फैक्ट्री लगानी है, दुकान खोलनी है, जमीन, मशीन, लोग, सबके लिए पैसा चाहिए। ठीक है। और राष्ट्रीय आय का पुनर्वितरण, सरकार टैक्स लेती है पैसे के रूप में, और फिर उसे वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च करती है। बिल्कुल। समझ गई। तो ये तो हो गए पैसे के काम। अब जरा इसके इतिहास में चलें। ये चीजों से सिक्कों तक कैसे पहुंचा? सबसे पहले थी वस्तु मुद्रा, कमोडिटी मनी। इसमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता था जिनकी अपनी भी कोई कीमत हो, मतलब वो खुद भी काम की हो। जैसे? क्या चलता था? अनाज, नमक, गाय बैल, कहीं कहीं तो वेल के दांत या कोको बीन्स भी चलते थे। इनका अपना क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू था। लेकिन इसमें भी तो दिक्कतें रही होंगी। आपने बताया था स्टोरेज की। हाँ, और भी थी। जैसे एक गाय के बदले कितनी मुर्गियां, कोई फिक्स रेट नहीं। एक रूपता नहीं थी। और चीज खराब होने का डर, शुद्धता की गारंटी नहीं। नमक बारिश में गीला हो गया तो? हाँ, मुश्किल तो थी। इसीलिए धीरे धीरे लोग धातुओं की तरफ बढ़े। सोना, चांदी, तांबा। क्यों धातु ही क्यों? क्योंकि ये टिकाऊ थी, खराब नहीं होती थी, इनके छोटे टुकड़े करना आसान था, और ये कीमती भी मानी जाती थी। ये थी धातु मुद्रा, मेटालिक मनी। और फिर राजा महाराजाओं का रोल आया होगा, सिक्कों वाला। सही पकड़ा। राजाओं ने देखा कि लोग धातु के टुकड़ों से लेन देन कर रहे हैं, तो उन्होंने गारंटी देना शुरू किया। गारंटी? किस चीज की? वजन और शुद्धता की। वो धातु के टुकड़ों पर अपनी मोहर या निशान लगाने लगे। यहीं से सिक्के बने। भारत में इसके उदाहरण हैं कुछ? बहुत हैं। इंडो ग्रीक राजाओं ने सिक्के चलाए, कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए। गुप्त काल के सोने के सिक्के तो क्या कमाल के थे। हाँ, सुना है उनके बारे में। फिर दिल्ली सल्तनत का चांदी का टंका, शेरशाह सूरी का चांदी का रुपया। ये रुपया नाम तो आज तक चल रहा है। वाह। यहीं पर एक जरूरी फर्क आता है, फुल बॉडीड और टोकन कॉइन्स। ये क्या होता है? ये समझना बहुत जरूरी है।
फुल बॉडीड कॉइन वो होता है जिसमें लगी धातु की कीमत उसके ऊपर लिखे मूल्य के बराबर हो। हाँ, बराबर या उससे ज्यादा भी हो सकती है। जैसे गुप्त काल का सोने का सिक्का, उसकी कीमत इसलिए थी क्योंकि उसमें उतना सोना था। इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर फेस वैल्यू। और इसमें एक खतरा भी था शायद, डिबेसमेंट, मिलावट। बिल्कुल। जब राजा का खजाना खाली होता या नियत खराब होती तो वो सिक्के में सोने या चांदी की मात्रा कम करके सस्ती धातु मिला देता था। लेकिन दाम वही रखता था। हाँ, इससे लोगों का भरोसा उठ जाता था। इसी दिक्कत से निपटने और सिक्के बनाने का खर्चा कम करने के लिए आए टोकन कॉइन्स, यानी प्रतीक सिक्के, जैसे हमारे आजकल के सिक्के। एकदम। आज जो हम 10 रुपए का सिक्का देखते हैं, क्या उसमें लगी धातु 10 रुपए की है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो काफी कम होगी। सही। हम उसे 10 रुपए इसलिए मानते हैं क्योंकि सरकार या आरबीआई कहती है कि ये 10 रुपए का है। ये सिर्फ एक प्रतीक है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू उसके फेस वैल्यू से बहुत कम है। और आजकल के सारे सिक्के टोकन ही हैं। हाँ, भारत के सभी आधुनिक सिक्के टोकन कॉइन है। इसीलिए इन्हें पिघलाना गैर कानूनी है, कॉइनेज एक्ट 2021 के तहत। ताकि लोग धातु के लालच में पिघला न दें। बिल्कुल। ठीक है, तो वस्तु मुद्रा से धातु मुद्रा, फिर फुल बॉडीड से टोकन सिक्के। अब आता है कागज का दौर, और यहीं से फिएट मनी और लीगल टेंडर की बातें शुरू होती हैं। ये क्या भला है? हाँ, अब आते हैं मॉडर्न मनी पर। देखिए, कागज के नोट का अपना कोई मूल्य है। 500 के नोट का कागज नहीं, वो तो रद्दी है एक तरह से, है ना। उसकी कीमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार ने आदेश दिया है। एक लैटिन शब्द है फियाट, जिसका मतलब है लेट इट बी डन, यानी ऐसा हो। अच्छा, तो फिएट मनी मतलब सरकारी आदेश वाला पैसा। हाँ, वो पैसा जिसका मूल्य सरकारी आदेश पर टिका है, ना कि उसमें लगी किसी धातु या चीज पर। तो क्या कोई भी कागज फिएट मनी बन सकता है? नहीं, 2 शर्तें हैं। एक, वो कोई फिजिकल चीज, सिक्का, नोट या डिजिटल रूप में हो जिसे वैल्यू नापने के लिए यूज कर सकें। ठीक है। और दूसरा, उसे सरकार या देश के सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में आरबीआई, ने जारी किया हो, वही गारंटी लेता है। भारत में ये जिम्मेदारी बंटी हुई है, कौन क्या जारी करता है? हाँ, भारत सरकार कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत सारे सिक्के जारी करती है। 1 रुपए, 2 रुपए, 5, 10, 20 और 1 रुपए का नोट भी तो सुना है सरकार करती है। बिल्कुल सही। ये दिलचस्प है। 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं, बल्कि भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। ओह, इसीलिए उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, आरबीआई गवर्नर के नहीं। एकदम। और उस पर वो लाइन भी नहीं होती, मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूँ। अच्छा। और बाकी सारे नोट 2 रुपए से लेकर 500 तक, वो सब आरबीआई जारी करता है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। उन पर गवर्नर के साइन होते हैं, और वो वचन वाली लाइन भी। ठीक है, ये हुई फिएट मनी। अब लीगल टेंडर क्या है, यानी वैधानिक निविदा। क्या ये फिएट मनी से अलग है? लीगल टेंडर आप कह सकते हैं फिएट मनी का ही एक सबटाइप है, पर उससे थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक है। कैसे? कोई चीज लीगल टेंडर तब होती है जब वो 2 शर्तें पूरी करे। पहला, वो फिएट मनी हो। ठीक। दूसरा, कानून उसे कर्ज चुकाने और लेन देन के लिए अनिवार्य रूप से स्वीकार्य बनाता हो। मतलब, अगर मैं आपको लीगल टेंडर में पेमेंट कर रहा हूं तो आप उसे लेने से कानूनी तौर पर मना नहीं कर सकते। अच्छा, उदाहरण से समझते हैं। भारत के रुपए, नोट और सिक्के, ये फिएट मनी भी है और भारत में लीगल टेंडर भी हैं। आप दुकान पर या कर्ज चुकाने में दे सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। कुछ लिमिट्स के साथ उस पर आएंगे। वो पुराने 500, 1000 के नोट जो बंद हो गए, वो फिएट मनी तो थे क्योंकि आरबीआई ने जारी किए थे, पर नोटबंदी के बाद अब वो लीगल टेंडर नहीं है। मतलब कोई चाहे तो ले, चाहे तो ना ले। हाँ, उसकी मर्जी। डॉलर या येन, वो अपने देश में फिएट मनी और लीगल टेंडर हैं। भारत में फिएट मनी तो हैं, दूसरे देश की सरकार ने जारी किए, पर लीगल टेंडर नहीं है। आप यहां जबरदस्ती डॉलर नहीं चला सकते। ठीक। चेक या डिमांड ड्राफ्ट, डीडी, ये फिएट मनी ही नहीं है, ये तो बस बैंक को निर्देश देने का तरीके हैं। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ पैसा एक अकाउंट से दूसरे में भेजने के इंस्ट्रूमेंट हैं, इसलिए लीगल टेंडर भी नहीं है। कोई आपका चेक लेने से मना कर सकता है। और बिटकॉइन आजकल बहुत चर्चा में रहता है। बिटकॉइन न तो फिएट मनी है क्योंकि इसे किसी सरकार या सेंट्रल बैंक ने जारी नहीं किया, और न ही लीगल टेंडर। हाँ, भारत में तो बिल्कुल नहीं। आप किसी को बिटकॉइन लेने पर मजबूर नहीं कर सकते। अल साल्वाडोर जैसे देश अपवाद हैं। आपने कहा चेक पैसा नहीं है, सिर्फ एक साधन है। इसे थोड़ा और खोलेंगे। सोचिए, रुपया एक मापने की इकाई है, जैसे मीटर लंबाई मापता है।
हम कहते हैं 1 किलो चीनी इज इक्वल टू 45 रुपीज। रुपया वैल्यू बता रहा है। चेक क्या है? चेक बस एक कागज है जिस पर आप अपने बैंक को ऑर्डर दे रहे हैं कि मेरे अकाउंट से इतने रुपए निकालकर फला आदमी को दे दो। पैसा तो अकाउंट में है। हाँ, पैसा बैंक अकाउंट में है। चेक उसे मूव करने का एक टूल है। खुद चेक में कोई वैल्यू नहीं है। समझ गई। अच्छा, अब लीगल टेंडर में भी लिमिट्स होती हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड। ये क्या चक्कर है? हाँ, लिमिटेड लीगल टेंडर यानी सीमित वैधानिक निविदा। इसका मतलब है कि एक लिमिट से ज्यादा पेमेंट अगर कोई इससे करे तो आप लेने से मना कर सकते हैं। भारत में क्या नियम है इसके? कोइनेज एक्ट 2011 कहता है 50 पैसे के सिक्के से आप सिर्फ 10 रुपए तक का पेमेंट ले सकते हैं। बस 10 रुपए? हाँ, और 1 रुपए या उससे ऊपर के सिक्कों से और 1 रुपए के नोट से आप एक बार में मैक्सिमम 1000 रुपए तक का ही पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो कोई बोरी भर के सिक्के लाए तो मना कर सकते हैं? कानूनी तौर पर हाँ। वैसे 50 पैसे से कम के सिक्के तो अब लीगल टेंडर हैं ही नहीं, 2011 में बंद हो गए थे। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर? जैसा नाम है वैसा काम। इसमें कोई ऊपरी सीमा नहीं। आप कितनी भी बड़ी रकम का पेमेंट इससे कर सकते हैं और सामने वाला मना नहीं कर सकता। ये कौन से हैं? 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 500 रुपए तक के नोट, ये सब अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैं। लेकिन यहाँ एक पेज सुना था मैंने, 2 लाख से ज्यादा कैश लेन देन पर रोक। वो क्या है फिर? हाँ, वो एक प्रैक्टिकल बात है। देखिए, टेक्निकली नोट अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैं, पर काले धन को रोकने के लिए सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2017 में एक नियम डाला। क्या नियम? कि एक दिन में एक व्यक्ति से एक ट्रांजैक्शन के लिए आप 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश में स्वीकार नहीं कर सकते, कुछ खास मामलों को छोड़कर। तो ये आरबीआई एक्ट के खिलाफ नहीं है? नहीं, ये उसे ओवरराइड नहीं करता। ये काले धन को रोकने का एक अलग कानून है। एग्जाम के लिए याद रखें, नोट अनलिमिटेड लीगल टेंडर ही हैं। काफी जानकारी हो गई। अब कुछ मजेदार बातें हो जाए करेंसी के बारे में। ये मानी ऐप क्या चीज है? मानी ऐप यानी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, ये आरबीआई ने बनाया है खासकर दृष्टिबाधित लोगों की मदद के लिए। कैसे मदद करता है? ये मोबाइल ऐप फोन के कैमरे से नोट को स्कैन करता है और फिर हिंदी या अंग्रेजी में बोलकर बताता है कि नोट कितने का है। ऑफलाइन भी चलता है। वाह! क्या ये असली नकली का फर्क भी बताता है? नहीं, ये इसकी एक लिमिटेशन है। ये ऐप सिर्फ नोट की वैल्यू बताता है, उसकी असलियत नहीं परख सकता। ठीक है। और नोट पर जो लिखा होता है, मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, इसका आज के जमाने में क्या मतलब है? क्या आरबीआई इसके बदले सोना देगा? हाँ, नहीं, सोना नहीं मिलेगा। पहले, बहुत पहले ब्रिटिश जमाने में इसका मतलब होता था कि आप नोट के बदले उतने मूल्य के चांदी के सिक्के ले सकते हैं। अच्छा। पर अब नहीं। अब इस वचन का मतलब सिर्फ इतना है कि आरबीआई आपको उस नोट के बदले उतने ही मूल्य के दूसरे नोट या सिक्के दे देगा। जैसे 500 के बदले 100 के 5 नोट। हाँ, या 10-10 के 50 सिक्के। इसका सोने चांदी से अब कोई लेना देना नहीं है। ये बस वैल्यू की गारंटी है। समझ गई। अब आते हैं एक और अहम मुद्दे पर, विमुद्रीकरण और 2000 के नोट की कहानी। पर पहले एक छोटा सवाल, क्या करेंसी नोट एक प्रॉमिसरी नोट यानी वचन पत्र होता है? इसमें थोड़ी अलग अलग राय है। कुछ अकादमिक किताबें इसे मानती हैं क्योंकि वादा तो है। हाँ, अदा करने का वचन। पर कानूनी तौर पर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है वो इसे प्रॉमिसरी नोट नहीं मानता। तो जवाब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन क्या है? आसान भाषा में, जब सरकार किसी करेंसी नोट का लीगल टेंडर स्टेटस खत्म कर देती है। मतलब वो कानूनी तौर पर लेन देन के लिए मान्य नहीं रहता। बिल्कुल। जैसे 8 नवंबर 2016 को हुआ था, 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के साथ वो डीमोनेटाइज हो गए थे। अब आते हैं 2000 के नोट पर। 2016 में आया, फिर छपना बंद हुआ और मई 2023 में आरबीआई ने कहा इसे बैंकों में जमा करो या बदलो। तो क्या ये भी डीमोनेटाइज हो गया है? लिया गया है, विड्रॉन किया गया है, लेकिन उसे डीमोनेटाइज नहीं किया गया है। इन दोनों में फर्क क्या है फिर, विड्रॉन और डीमोनेटाइज्ड? फर्क ये है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद नोट लीगल टेंडर नहीं रहता, गैर कानूनी सा हो जाता है। लेकिन 2000 रुपए का नोट अभी भी फिएट मनी है और टेक्निकली लीगल टेंडर भी है। अभी भी? हाँ, टेक्निकली, मतलब सिद्धांत में कोई दुकानदार इसे लेने से मना नहीं कर सकता, पर व्यवहार में लोग हिचक रहे हैं। आरबीआई बस इसे धीरे धीरे सिस्टम से हटा रहा है। तो इसे वापस क्यों लिया गया? आरबीआई ने क्या कारण बताए? आरबीआई ने 3 मुख्य कारण दिए। पहला, ये नोट 2016 की नोटबंदी के बाद कैश की कमी पूरी करने के लिए एक टेम्पररी उपाय था, अब जरूरत नहीं। ठीक। दूसरा,
ये नोट रोजमर्रा के लेन देन में ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लोग इसे जमा करके रख रहे थे शायद। और तीसरा आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी। कागज के नोट की एक उम्र होती है 4-5 साल। 2016-17 वाले नोट अब पुराने हो रहे थे तो उन्हें हटाना था। ये ध्यान देने वाली बात है कि आरबीआई के ऑफिशियल कारणों में ब्लैक मनी या नकली नोट का जिक्र नहीं था। हाँ, जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज थी उसमें यही 3 कारण थे। चलिए कागजी मुद्रा से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बैंक में रखे पैसे और डिजिटल दुनिया की। बिल्कुल। पैसे के एवोल्यूशन का अगला स्टेज बैंक मनी या डिपॉजिट मनी। ये वो पैसा है जो हमारे हाथ में नहीं, हमारे बैंक खातों में है। और इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? या तो कागजी ऑर्डर से, जैसे चेक, या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से। पहले चेक की बात कर लेते हैं। चेक एक तरह का लिखित आदेश है बैंक के लिए। इसके नियम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में हैं। 3 पार्टी होती हैं, ड्रॉअर लिखने वाला, ड्रॉवी जिस बैंक को ऑर्डर है, और पेई जिसे पैसा मिलेगा। इस पर वो आईएफएससी कोड और एमआईसीआर कोड भी होते हैं। हाँ, आईएफएससी कोड 11 अंक ब्रांच की पहचान है। एमआईसीआर कोड 9 अंक मैग्नेटिक इंक से छपा होता है, जिससे ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग तेज होती है। और याद रखें, चेक 3 महीने बाद स्टेल यानी अमान्य हो जाता है। चेक के अलावा एक डिमांड ड्राफ्ट डीडी भी होता है। डीडी ज्यादा सेफ माना जाता है क्योंकि ये प्रीपेड है। आप पहले बैंक को पैसे देते हैं, तब बैंक डीडी बनाता है, तो ये बाउंस नहीं हो सकता। और आजकल चेक क्लियरिंग के नए तरीके आ गए हैं, सीटीएस और पॉजिटिव पे। ये क्या है? हाँ, सीटीएस मतलब चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ट्रंकेशन मतलब काटना या छोटा करना। अब बैंकों को फिजिकल चेक एक दूसरे को भेजने की जरूरत नहीं। तो क्या भेजते हैं? पाने वाले का बैंक चेक की स्कैन की हुई इमेज भेजता है। इससे क्लियरिंग बहुत तेज हो गई है, घंटों में पैसा आ जाता है। वाह! और ये पॉजिटिव पे सिस्टम? ये फ्रॉड रोकने के लिए है। जब आप ड्रॉयर किसी को बड़ा चेक देते हैं, तो आप उसकी डिटेल्स जैसे अमाउंट, पाने वाले का नाम, तारीख और हो सके तो फोटो अपने बैंक को ऑनलाइन बता देते हैं। अच्छा, फिर? जब वो चेक जमा होता है तो बैंक आपके द्वारा दी गई डिटेल्स से उसका मिलान करता है। अगर डिटेल्स मैच नहीं करती तो चेक पास नहीं होगा। बिल्कुल। इससे जाली चेक या अमाउंट में छेड़छाड़ का खतरा कम हो जाता है। यानी सीटीएस ने स्पीड बढ़ाई और पॉजिटिव पे ने सेफ्टी। इन सब के पीछे एक और तकनीक काम करती है शायद, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सीबीएस। एकदम सही। सीबीएस एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो बैंक की सारी ब्रांचों को एक सेंट्रल सर्वर से जोड़ता है। इसी वजह से हम किसी भी ब्रांच से पैसा निकाल या जमा कर पाते हैं। हाँ, इसे कहते हैं एनीवेयर बैंकिंग। आपका डेटा सेंट्रलाइज्ड है, इसलिए आप किसी भी ब्रांच से ऑपरेट कर सकते हैं। अब आते हैं असली डिजिटल दौर में। नेफ्टी, आरटीजीएस और आईएमपीएस, इनमें क्या अंतर है? ये अक्सर कंफ्यूज करता है। चलिए आसान बनाते हैं। नेफ्टी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर और आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को आरबीआई चलाता है। ठीक है। और आईएमपीएस को चलाता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यही संस्था यूपीआई को भी देखती है। और अमाउंट स्पीड में क्या फर्क है? आरटीजीएस मेनली बड़े अमाउंट, कम से कम 2 लाख के रियल टाइम यानी तुरंत ट्रांसफर के लिए है, बिजनेस ज्यादा यूज करते हैं। और एनईएफटी? एनईएफटी छोटे बड़े दोनों अमाउंट के लिए है, पर ये बैच में प्रोसेस होता है, मतलब फौरन नहीं पहुंचता, पर अब आधे घंटे में बैच चलते हैं तो काफी तेज है। और आईएमपीएस? आईएमपीएस छोटे अमाउंट के लिए है और ये तुरंत होता है 24/7, जैसे इसका नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या इनमें कोई चार्ज लगता है? और क्या ये हमेशा चलते हैं? अच्छी खबर यह है कि आरबीआई ने एनईएफटी और आरटीजीएस पर लगने वाले सारे चार्ज हटा दिए हैं। बहुत बढ़िया। आईएमपीएस पर बैंक शायद थोड़ा चार्ज ले सकते हैं। और हाँ, अब ये तीनों ही सर्विसेज 24 घंटे 7 दिन साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। क्या कोई बैकअप प्लान भी है अगर ये सिस्टम मान लीजिए किसी वजह से फेल हो जाए, युद्ध या आपदा में? हाँ, आरबीआई इस पर काम कर रहा है। एक सिस्टम है एलपीएसएस, लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये बहुत कम तामझाम वाला सिस्टम होगा जिसे इमरजेंसी में भी चलाया जा सके ताकि जरूरी पेमेंट्स ना रुकें। ये तो अच्छा है। हाल ही में एनईएफटी आरटीजीएस में एक और सुधार हुआ है, लाभार्थी का नाम दिखना। हाँ, ये अक्टूबर 2024 से लागू हुआ है। अब आप जब एनईएफटी आरटीजीएस करेंगे तो अकाउंट नंबर डालने पर स्क्रीन पर लाभार्थी का नाम दिखेगा कंफर्म करने के लिए, जैसे यूपीआई में दिखता है। बिल्कुल। इससे गलत अकाउंट में पैसा जाने का या फ्रॉड का चांस कम होगा। तो हमने वस्तु विनिमय की मुश्किलों से बात शुरू की, पैसे के काम समझे, फिर धातु मुद्रा,
टोकन सिक्के और कागजी मुद्रा के दौर में फिएट मनी और लीगल टेंडर जैसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को जाना। हाँ, फिर हमने 2000 के नोट की कहानी और डीमोनेटाइजेशन का मतलब समझा। और आखिर में बैंक मनी, चेक, सीटीएस, सीबीएस से होते हुए एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसे आज के डिजिटल पेमेंट्स तक आ गए। बिल्कुल, ये पूरा सफर दिखाता है कि कैसे जरूरत और टेक्नोलॉजी के हिसाब से लेन देन के तरीके बदलते रहे हैं। हर कदम पे कोशिश रही है कि चीजें ज्यादा सुरक्षित, आसान और तेज हों। और इसमें आरबीआई और सरकार जैसी संस्थाओं का रोल बहुत बड़ा रहा है, नियम बनाने से लेकर नई टेक्नोलॉजी लाने तक। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, जैसे पैसा वस्तु से धातु, धातु से कागज और अब काफी हद तक डिजिटल हो गया है। क्या भविष्य में ये फिजिकल करेंसी नोट और सिक्के पूरी तरह खत्म हो जाएंगे? क्या हम पूरी तरह कैशलेस दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो इसके समाज पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेंगे? ये सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।